नमस्कार। आज हम पड़ोसी देश नेपाल में हुए एक बड़े घटनाक्रम पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। वहाँ की सरकार ने हाल ही में टिकटॉक और फेसबुक जैसे कई जाने-माने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप कह सकते हैं प्रतिबंध लगा दिया है। इस पर जानकारी हमें एक लेख से मिली है, जिसका शीर्षक है नेपाल्स डिजिटल क्लैम्पडाउन, यूथ प्रोटेस्ट सोशल मीडिया बैन। इसमें काफ़ी कुछ बताया गया है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि भाई ये बैन क्यों लगा, सरकार क्या कह रही है और इसके खिलाफ इतना विरोध क्यों है, खासकर युवाओं में, और इसके असर क्या हो सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको। तो शुरुआत में ही सरकार का पक्ष क्या है, वो क्यों कह रहे हैं कि ये बैन जरूरी है। लेख के हिसाब से तो वो कह रहे हैं कि ये साइबर क्राइम रोकने के लिए है, समाज में जो गलत जानकारी फैलती है, हेट स्पीच है, उसको रोकने के लिए, मतलब सामाजिक सद्भाव के लिए जरूरी है। बताता है कि मानवाधिकार समूह है, सिविल सोसाइटी है और खास तौर पर युवा, वो इसे सीधे सीधे अपनी आवाज दबाने की कोशिश मान रहे हैं। मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डिजिटल अधिकारों पर हमला, और इसी वजह से काठमांडू वगैरह में काफी विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। आपने युवाओं का जिक्र किया, लेख में भी जेंजी पर खास जोर है। तो ये जो नई पीढ़ी है, 90 के दशक के आखिर या 2000 की शुरुआत वाले, क्या वो इसे सिर्फ टाइम पास या मनोरंजन के तौर पर नहीं देखते। नहीं, बिल्कुल नहीं। और शायद यही बात इस विरोध को इतना महत्वपूर्ण बनाती है। लेकिन यह इशारा करता है कि इन युवाओं के लिए टिकटॉक हो या फेसबुक, ये सिर्फ नाच गाना या मजे के लिए नहीं है। ये उनके लिए जानकारी पाने, अपनी राय रखने, सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बहस करने और यहाँ तक कि दुनिया में क्या चल रहा है उससे जुड़ने का एक अहम जरिया बन गए थे। वो तो इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल, जैसे लेख में बताया गया है, भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मामलों पर भी बोलने के लिए कर रहे थे। अच्छा, तो क्या फिर जो आलोचक हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार दरअसल अपनी आलोचना से बचना चाह रही है। हाँ, बिल्कुल। लेख में ये चिंता साफ तौर पर उठाई गई है। आलोचकों का तो मानना है कि ये जो साइबर सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव की बातें हैं, वो एक तरह से बहाना है। असली मकसद तो असहमति को दबाना है, आलोचना को चुप कराना है। और ये बात इसलिए भी वजन रखती है क्योंकि लेख ये भी बताता है कि हाल में रूलिंग पार्टी पर भ्रष्टाचार के कुछ आरोप भी लगे हैं और उन पर सोशल मीडिया में काफी चर्चा हो रही थी। तो इस बैन को उस संदर्भ में भी देखा जा रहा है। तो मतलब एक तरफ सरकार की अपनी दलीलें हैं सुरक्षा वगैरह की, और दूसरी तरफ सेंसरशिप और राजनीतिक मंशा के आरोप। ये तो काफी टकराव वाली स्थिति है। हाँ, बिल्कुल। और ये टकराव सिर्फ बोलने की आज़ादी या राजनीति तक ही सीमित नहीं है। लेख में सिविल सोसाइटी ग्रुप्स की भी बात है, मतलब वो संगठन जो नागरिकों के हक के लिए काम करते हैं, उनकी भी चिंताएं हैं। उनका कहना है कि ये बैन सिर्फ डिजिटल आज़ादी छीनना नहीं है, बल्कि इससे नेपाल की जो इमेज है दुनिया में, उसको भी धक्का लग सकता है। इमेज को धक्का, वो कैसे, मतलब किस तरह से। देखिए, नेपाल की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो लेख में ये चिंता जताई गई है कि अगर ऐसे डिजिटल बैन लगेंगे तो दुनिया में ये संदेश जा सकता है कि नेपाल एक बंद समाज बन रहा है, और इससे शायद पर्यटक आने में हिचकिचाएं। अच्छा। और सिर्फ वही नहीं, आजकल तो पर्यटक और वहाँ के छोटे मोटे बिजनेस भी प्रचार के लिए, संवाद के लिए इन्हीं प्लेटफॉर्म पर निर्भर करते हैं। तो इसका सीधा सीधा आर्थिक असर भी पड़ सकता है। ये दिखाता है कि कैसे एक डिजिटल पॉलिसी जमीन पर अर्थव्यवस्था तक को हिला सकती है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आ रही हैं। देखिए, पहली बात तो साफ है कि नेपाल में ये जो सोशल मीडिया बैन लगा है, इसने सरकार और नागरिकों के बीच, खासकर युवाओं के बीच, एक गहरी खाई बना दी है। सरकार इसे सुरक्षा का कवच बता रही है, तो दूसरी तरफ लोग इसे अपनी आवाज पर ताला लगाने की कोशिश मान रहे हैं। और दूसरी अहम बात ये है कि इसके नतीजे सिर्फ राजनीतिक या सामाजिक दायरे तक सीमित नहीं रहेंगे। इसका असर आर्थिक भी हो सकता है, खास तौर पर टूरिज्म जैसे सेक्टर पर, जो नेपाल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये पूरा मामला दिखाता है कि आज के ज़माने में डिजिटल दुनिया और असल दुनिया, राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, ये सब कितने गहरे से जुड़े हुए हैं। एक जगह कुछ होता है तो उसका असर कई जगह पड़ता है। बिल्कुल। तो ये थी नेपाल में सोशल मीडिया प्रतिबंध और उससे जुड़े अलग अलग पहलुओं पर हमारी आज की चर्चा। ये जानकारी लेख नेपाल्स डिजिटल क्लैम्पडाउन यूथ प्रोटेस्ट सोशल मीडिया बैन पर आधारित थी। हाँ, और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम, कि जैसे जैसे तकनीक हमारी जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही है और ज़्यादा गहराती जा रही है, तो भविष्य में देशों के सामने ये चुनौती कितनी बड़ी होगी
कि वो अपनी सीमाओं के अंदर डिजिटल दुनिया को कंट्रोल भी करना चाहें और अपने नागरिकों की डिजिटल आज़ादी भी बनाए रखें। ये संतुलन साधना कितना मुश्किल होता जाएगा।